Hello students, now again I welcome all of you in this video. So yesterday I have discussed few questions which have been asked in your previous year board examinations. So now I am going to discuss few more questions related to this exercise. So जो first question है, I think we have discussed till question number 7 yesterday. Now I will start from question number 8. What is meant by the resonance? So definition of the resonance is given to you. So you can write the definition from here. And यहाँ पे मैं basically resonance का मतलब बता देता हूँ. Whenever suppose an object, ये हमारा एक pendulum है. Okay, this pendulum is vibrating like this. एंड यहाँ पे हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, रिपीटेटिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. सो सपोज इस पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी F1 है. सो अगर जो इस फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है F2 और F1 अगर जो इक्वल हो जाएंगे, सो द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस पेंडुलम बिकम्स वेरी लार्ज. सो दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस, विच मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा वाइब्रेट करती है एंड जो उस पर फोर्स लग रहा होता है दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, देन द वाइब्रेशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स वेरी लार्ज. और से एम्पलीट्यूड जो होता है उसके वाइब्रेशन का बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है एंड दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस. सो स्टेट द टू वेज इन विच रेजोनेंस डिफर फ्रॉम द फोर्स्ड वाइब्रेशन. सो इसका हमारा पहला तो ये रहेगा कि इसमें जो हमारा जो फोर्स होता है एक्सटर्नल फोर्स और जो हमारे ये हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये क्या है नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड ये हमारे फोर्स की फ्रीक्वेंसी है, फोर्स फ्रीक्वेंसी. तो दीज आर इक्वल. एंड दूसरी चीज़ है जो इसके एम्पलीट्यूड्स होते हैं, दे आर वेरी लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज व्हेन इट कम्स टू द रेजोनेंशियल वाइब्रेशंस. जब हम फोर्स्ड वाइब्रेशन की बात करेंगे सो F1 इज़ नॉट इक्वल टू F2, इट मे बी ग्रेटर, इट मे बी लेस. एंड सेकेंड थिंग इज दैट एम्पलीट्यूड जो होते हैं इनके, they are large enough but not as large as the amplitude of the resonantial vibration. So these are two main differences. Now let's come to the question number 9. Now in question number 9, a man is standing between two cliffs and produces a sound and hears two successive echoes at 3. Okay, so ये दो हमारी cliffs हैं यहाँ पे. यहाँ पे कोई मतलब एक खड़ा हुआ है सोल्स या कोई पर्सन खड़ा हुआ है, उसने साउंड प्रोड्यूस किया हुआ है. तो यहाँ से जाके स्ट्राइक करेगा ना दिस, एंड यहाँ से भी जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो इधर भी जाएगा. सो इट विल कम बैक एंड अगेन हर्ड बाय दिस ह्यूमन बीइंग और पर्सन. सो यहाँ पे उसे दो इको सुनाई पड़ेंगी. तो पहले इको का इसका जो टाइम है T1 है वो हमारा 3 सेकेंड्स गिवन है. दिस टाइम इज़ T2 विच इज़ 4 सेकेंड्स. सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, ये टोटल डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी. तो इस डिस्टेंस को मैं D2 बोल रहा हूँ, यहाँ पे D1 बोल रहा हूँ. सो D1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज़ 330 इनटू टाइम हमारा 3 सेकेंड है अपॉन 2. दिस इज़ द फॉर्मूला, क्योंकि जो t का फॉर्मूला हमारा आ रहा था वो 2d/v आ रहा था. तो जब डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे तो v का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को डिनोमिनेटर में ले आएंगे. सो दिस इज़ हाउ. इसको जब सॉल्व करेंगे 165 आएगा. 3 5 15, 3 6 18, 19 and 3 1s are 3 plus 1, that is 4, 495 meters. So this is what is your D1. Now let's talk about D2. So now if D2 is given by V into T upon 2. So again we have 330 and T हमारा 4 seconds है यहाँ पे, second 2. So ये 115 आ जाएगा, सॉरी 165 आ जाएगा. 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 26 हो गया, 4 1 ज़ा 4, 6 हो गया, 660. So now total distance D is equals to D1 plus D2. So we have 660 plus 495 plus 495. So I have 5 5 11. So this is what we get. This is the distance between the two clips. Again, why will an echo not be heard when the distance between source and sound, source of sound and reflection surface is 10 meter. Okay, so ये हमारा रिफ्लेक्शन सरफेस है, यहाँ हमारा सोर्स ऑफ साउंड रखा है, डिस्टेंस हमारी 10 मीटर है. सो लेट्स कैलकुलेट द टाइम. सो 2 इंटू 10, दैट इज़ 2d रहता है ना यहाँ पर, तो d की वैल्यू हमारी 10 आ जाएगी एंड स्पीड 330 होगा. सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2/33. व्हेन वी डिवाइड 2/33,
डेसिमल ज़ीरो लगा के ज़ीरो बढ़ाया तो ये 200 हो जाएगा. अब ये आई थिंक 6 टाइम्स जाएगा. सो नाउ नोट दैट सी दैट टाइम यहाँ पे कितना आया है 0.06 सेकेंड्स. और बस जो हमारा हमारे जो जो इनिशियली हम साउंड सुनेंगे उसका हमारे ईयर्स में इफ़ेक्ट या माइंड में इफ़ेक्ट 0.1 सेकेंड तक रहता है. सो मतलब वो उस साउंड का इफ़ेक्ट जा भी नहीं पाएगा और ये साउंड रिफ्लेक्ट होकर हमारे ईयर तक पहुंच जाएगा. तो विच मीन्स इको वी कैन नॉट हियर इको क्लियरली. ओके, so therefore for answer for this question will be echo will not be heard. Okay, now क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये कुछ इस तरह का उन्होंने वेव फॉर्म दिया हुआ है, समथिंग लाइक दिस, एंड दे आर आस्किंग अबाउट द एक ऐसा कुछ डिमिनिशिंग वेव फॉर्म दिया हुआ है. सो यू कैन सी दैट एम्पलीट्यूड इज goes on decreasing and finally after some time it becomes zero. So name the type of vibrations produced by the vibrating body. So ये हमारे कैसे हैं, डैम्प्ड वाइब्रेशंस हैं. डैम्प्ड का मतलब ये एम्पलीट्यूड जो डिक्रीज हो रहा है इसको हम लोग डैम्पिंग बोलते हैं. गिव वन एग्जांपल ऑफ बॉडी प्रोड्यूसिंग सच अ वाइब्रेशंस. ये हम स्विंग ले सकते हैं या पेंडुलम ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल. और सिंपल क्या है कि जितने भी वाइब्रेशंस हमारे होते हैं वो सब इसी टाइप के, इसी नेचर के होते हैं. सो सपोज आपका स्विंग था, आपने इसको डिस्प्लेस करके यहाँ पे छोड़ दिया. सो पहली बार वो यहाँ से यहाँ जाएगा ऐसे, फिर हल्का सा उसका एम्पलीट्यूड कम होगा, फिर फाइनली ये धीरे धीरे आके यहाँ पे रुक जाएगा. सो ये जो एम्पलीट्यूड हमारा डिक्रीज़ हो रहा है कंटिन्यूसली, इसी एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, डैम्पिंग. सो इसका एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, स्विंग हो जाएगा. वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ पेंडुलम. एनी ऑब्जेक्ट विच ऑसिलेट्स ऑलवेज एग्जीक्यूट्स दीज टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस, मतलब जिनका एम्पलीट्यूड कम होता रहता है. वाई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग. अब एम्पलीट्यूड डिक्रीज करने के बहुत सारे, सबसे जो मेन रीज़न है वो एयर रेजिस्टेंस है. बिकॉज व्हेन दिस स्विंग यहाँ पे व्हेन दिस स्विंग इज ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग, सो क्या हो रहा है कि इस यहाँ पे स्विंग पे जो भी उसका सरफेस एरिया है उसके कांटेक्ट में हमारी एयर आ रही है, एंड एयर इज एक्टिंग एट अ रेजिस्टिव फोर्स, सो विच इज just decreasing the amplitude of the oscillations continuously. What will happen to the vibrations of the body after some time? So after some time these vibration will die out or simply say become zero. Okay, 11th question. 11th, a bucket is kept under a running tap. Okay, now यहाँ से कोई पाइप आया है एंड ये हमारा एक इस तरह से कुछ अरेंजमेंट है, यहाँ से वाटर गिर रहा है, यहाँ पे हमने एक बकेट रख रखी है. सो इनिशियली क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब इसमें वाटर फिल होता रहता है तो हमें आवाज़ सुन के हम लोग गेस कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट कितना वाटर फिल हो गया होगा इसमें. सो अब होता क्या है, सपोज इनिशियली जब वाटर फिल होना शुरू हुआ, जब वाटर यहाँ पे नहीं होगा, जस्ट वाटर स्टार्ट्स टू कम आउट, तब यहाँ पे ये पूरा का पूरा हमारा एयर फिल्ड होगा. सो विच मीन्स एयर कॉलम की लेंथ हमारी ये पूरी की पूरी होगी. अब जैसे जैसे वाटर इसमें फिल होता रहेगा, ग्रेजुअली द लेंथ ऑफ एयर कॉलम डिक्रीजेज. यू कैन सी दैट जैसे मैं यहाँ पे पेन से शेड करते जा रहा हूँ, जैसे जैसे ये हमारा वाटर आता जा रहा है, शेडिंग मीन्स वाटर, वैसे वैसे जो एयर कॉलम, अब यहाँ पे अगर जो इस लेवल पे वाटर है इस टाइम पे, तो एयर कॉलम की लेंथ सिर्फ हमारी इतनी बची है, विच मीन्स द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इज कंटिन्यूसली रिड्यूसिंग. एंड आई हैव टोल्ड यू द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाई वाटर. जब ये वाटर यहाँ पे गिरता है तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इस लेंथ पे डिपेंड करती है. एंड सिंस दिस लेंथ इज डिक्रीजिंग ग्रेजुअली, सो द फ्रीक्वेंसी विल ऑल्सो चेंज. यहाँ पे जो साउंड अपियर हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूसली चेंज होगा. सो ड्यू टू दिस वी कैन ईजिली प्रिडिक्ट द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन द कंटेनर विदाउट सीइंग द कंटेनर. सो क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हाट चेंज टेक्स प्लेस इन द साउंड टू गिव आइडिया, बिकॉज बेसिकली हमारा फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, विच मीन्स उसका इंटेंसिटी लेवल चेंज होगा. व्हाट कॉजेज द चेंज इन द साउंड? सो कॉजेज, रीजन मैंने बता दिया, डिक्रीजिंग लेंथ ऑफ द एयर कॉलम. ओके, नाउ मूविंग, अ साउंड मेड ऑन द surface of a lake takes 3 seconds to reach a boatman. Okay, how much time it will take to a diver inside the water at the same depth?
ओके, तो पहले हम यहाँ पे डेप्थ निकाल लेते हैं। सो सरफेस पे जब आपने कोई साउंड प्रोड्यूस करा है, सो टाइम उसका हमारा 3 सेकेंड है, एंड जो स्पीड है सरफेस पे वो 330 है। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 3 इंटू 330, ये हमारा हो जाएगा 0, दिस इज़ 9, दिस इज़ 9, 990। सो अब होता क्या है यहाँ पे, ये तो मैंने साउंड सरफेस पे प्रोड्यूस करा था तो इतना डिस्टेंस चला। अब बोल रहा है कि अगर जो ये सोर्स हमारा किसी वाटर सरफेस पे रखा हुआ है, तो एंड ड्राइवर हमारा यहाँ पे कहीं सी ड्राइवर है एक अंदर की तरफ है, तो इसी डिस्टेंस मतलब यही रहेगी, जो डिस्टेंस यहाँ डी आई थी वही डिस्टेंस यहाँ रहेगी। तो बोल रहा है कि साउंड को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस हमारी 990 रहेगी, एंड स्पीड जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1450 हो जाएगा, 1450। डू नॉट कंसिडर इट एज 8, दो इट्स लुक लाइक 8। सो यहाँ से जब हम डिवाइड करेंगे सो आंसर हमारा आ जाएगा 0.68। नाउ so now I will move to question number 13. What is the principle of the sonar, which is based, I have told you, in the class 9th and class 10th as well, so I'm not going to discuss sonar in much detail. Now moving forward, an observer stands at a certain distance away from a cliff and produces a loud sound. He hears an echo of the sound after 1.8 seconds. Calculate the distance between cliff and observer. Okay, so फिर से वही हमारा है, सेम स्टोरी इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। यहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जाएगा सरफेस पे टकराएगा और आपको वापस सुनाई पड़ेगा। सो टाइम टेकन इन दिस होल प्रोसेस इज 1.8 seconds. Now velocity is given to you, so you have to calculate the distance. So distance is again given by v into t upon 2. So v is 340, वन टाइम इज़ 1.8 सेकेंड, एंड ये 2 आ जाएगा, ये 170 आ जाएगा, 0। एंड जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट है। 18 0 0, 18 7 जो हमारा होता है, 7 8 18 7 आई थिंक होगा, 18 6 126, 6 आ जाएगा, 12 8 30, एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा देंगे, 306। दिस इज व्हाट योर आंसर इज गिवन इन द बुक। नाउ a vibrating tuning fork is placed over the mouth of a bottle, burette filled with water. The tap of the burette is opened and the water level gradually starts falling. If the sound, it is found that the sound of the tuning fork becomes very loud for a particular length of the air column. Okay, पूरा अरेंजमेंट मैं समझाता हूँ आपको क्या है। ब्यूरेट एक हमारा बेसिकली केमिकल कंटेनिंग ट्यूब टाइप का होता है, इस तरह से कुछ इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। यहाँ से एक हमारा, यहाँ नीचे हमने एक टैप दे देते हैं। सो उस टैप से हम क्या करते हैं, वाटर फ्लो को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे कोई केमिकल एसिड्स या कभी कभी कुछ केमिकल्स हमारे फील्ड होते हैं। यहाँ से जो टैप हमारा होता है इस तरह से कुछ, तो उससे हम वाटर फ्लो को कंट्रोल करते हैं। ये हमारा लिक्विड फील्ड है, एंड ये हमारा एक कंटेनर है। इस ब्यूरेट से वाटर हम नीचे यहाँ पे गिरा रहे हैं, सो वाटर का लेवल धीरे धीरे राइज कर रहा होगा। इस कंटेनर की बात करें, यहाँ पे धीरे धीरे लेवल क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। सो वाटर का लेवल कम होने का क्या मतलब है, ब्यूरेट के अंदर जो एयर कॉलम है उसकी लेंथ क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। दिस द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली, विच मीन्स जो एयर कॉलम है उसकी लेंथ बढ़ रही होगी। सो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज हो रही होगी। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस वेदर फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, बट अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, अच्छा ऊपर आपने एक ट्यूनिंग फॉर्क रख रखा है ऐसे, यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क है। तो ट्यूनिंग फॉर्क अगेन मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया हुआ है, ये एक डिवाइस है जिससे फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करी जाती है। सो आप इतना समझें कि ये ट्यूनिंग फॉर्क एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। अब हो क्या रहा है कि ये जो वाटर लेवल सेंस हमारा ब्यूरेट से नीचे जा रहा है, तो कंटिन्यूसली इसका लेवल ड्रॉप हो रहा है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूसली हमारी चेंज हो रही है। नाउ सपोज फॉर दिस लेंथ L1, ये जो हमारा एयर कॉलम की लेंथ अभी कितनी है, L1। L1 के लिए जो यहाँ पे जो एयर कॉलम के वाइब्रेशंस हैं उसकी फ्रीक्वेंसी F1 है। अगर जो वो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी F2 से मैच हो गई, which means frequency of the tuning fork and frequency of this particular air column is same, so which means यहाँ पे vibration शुरू हो जाएगा, and vibration means amplitude हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। so उन्होंने पूछा है name the phenomena taking place when this happens। so ये phenomena को हम लोग क्या बोलते हैं, resonance।
why does the sound becomes very loud for this length of the, जस्ट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. रेजोनेंस का मतलब ही यही है कि दो जो हमारा अब यहाँ पे जो फोर्स का वर्क कर रहा है वाइब्रेशंस के लिए, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हमारा क्या है, ये जो हमारा क्या नाम है ट्यूनिंग फॉर्क है, वो हमारा क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है. एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर कॉलम, वो हमारी क्या थी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उसको हमने F1 से रिप्रेजेंट किया था. एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, F2. तो जिस लेंथ पे F1 और F2 बराबर हो जाएंगे वहीं पे वाइब्रेशन होगा. So I think now you can answer this question. Now moving ahead to question number 15, what is meant by these terms amplitude, frequency of a wave? You can define. Explain why string instruments like guitar are provided with a hollow box. Okay, guitar का construction I think आपने देखा होगा. It is really difficult to draw guitar on this particular mobile. So मैं कुछ एक हल्का सा idea दे रहा हूँ. कुछ ऐसा होता है, यहाँ से हमारे ऊपर स्ट्रिंग्स होते हैं, ये हमारा एक बीच में पूरा, और जो हमारा बॉक्स रहता है वुडन बॉक्स, उसके अंदर एक थोड़ा सा होल वो कर देते हैं, काफ़ी उसका मतलब वेट होती है. सो होता क्या है, जब ये वाइब्रेट हमारे करते हैं दिस जब स्ट्रिंग को हम अपने फोर्स लगा के इसका वाइब्रेशन शुरू कराते हैं, तो इसके वाइब्रेशन से ये जो हमारा पूरा एयर कॉलम है ये वाइब्रेट करता है. सो अब होता क्या है कि स्ट्रिंग का जो टाइटनेस है, जो हम इसको जो टाइटनेस होता है, आई थिंक आपने देखा होगा गिटार जो लोग यूज़ करते हैं उसमें उसका स्ट्रिंग का टेंशन बढ़ाने के लिए कई सारे स्क्रूज दिए होते हैं. सो इसकी टाइटनिंग बढ़ा के हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं. सो अगर जो इसकी फ्रीक्वेंसी और एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी अगेन मैच कर जाएगी तो वहाँ पे रेजोनेंस होगा. सो ये जो हमारा क्या हमारा एक होल होता है, इट इज़ जस्ट टू प्रोवाइड रेजोनेंस. Okay, what are the mechanical waves? I have defined it already. Name the one property of wave which do not change when wave passes from one medium to another medium. It's a well-known answer, that is frequency. The given diagram shows three different modes of vibrations, P, Q, R. Okay, so now question number 17 जो है हमारा, उसमें आपको थ्री वेव फॉर्म्स कुछ ऐसे दिए हुए हैं इस तरह से. इसको यहाँ पे लाके क्लोज करना है ऐसे. सेकंड जो आपको दिया हुआ है वो इस तरह से है कुछ. इट इज़ बिगिनिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, एंड थर्ड जो है आपको इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, एंड जो थर्ड है उसको सिर्फ एक वाइब्रेशन है. सो यू हैव टू डिटरमिन which vibration will produce louder sound and why. So loudness किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे. तो you can easily predict the amplitude of this particular vibration is much larger as compared to these two vibrations. So ये हमारा louder होगा, which means R will be the loudest sound, the sound which have maximum shrillness. So जहाँ पे frequency, so you can see that number of vibrations are 3 here, so which means frequency यहाँ पे ज़्यादा होगी. So यहाँ पे इस साउंड का श्रिलनेस लेवल ज़्यादा आएगा. सो नाउ स्टेट द रेशो ऑफ वेवलेंथ ऑफ पी एंड आर. पी एंड आर की वेवलेंथ का रेशो है. सो अगर जो मैं इसका वेवलेंथ देखूं तो इतने ये टोटल लेंथ में हमारे 3 वाइब्रेशंस होते हैं. तो वेवलेंथ का मतलब होता है लेंथ ऑफ द वन वाइब्रेशन. सो ये टोटल हमारी लेंथ मैंने एल अज्यूम कर ली, यहाँ पे 3 वाइब्रेशंस होते हैं, तो एक वाइब्रेशन की लेंथ L/3 हो जाएगा. सो अगर जो इसका मैं वेवलेंथ की बात करूँ तो L/3 आएगा. इसके वेवलेंथ की बात करूँ, λ2 विल बी L. सो वेवलेंथ ऑफ पी एंड आर का आपको रेशो निकालना है, तो λ1 अपॉन λ2. सो ये क्या आ जाएगा, L/3 अपॉन L. L कैंसिल आउट हो जाएगा. λ1 अपॉन λ2 इज इक्वल्स टू 1/3. सो λ1 रेशो λ2 इज इक्वल्स टू 1/3. This is the answer. So now video is getting long, so I'm closing, or rather I will discuss till question number 20 today. State one of the important property of wave used for echo depth sounding. So in question number 18, I think the answer would be frequency, because frequency does not change.
in any medium. So I think frequency will be used, though I will confirm this question after some time. Now question number 18, a radar sends a signal to an aircraft at a distance of 30 km away and receives it back after 2 into 10 to the power minus 4 seconds. Okay, स्पीड ऑफ लाइट आपको निकालना है. सो एक हमारा यहाँ पे सपोज हमारा एक रडार लगा है, यहाँ पे कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है, इस तरह से ये आ रहा है. तो इसने लाइट वेव्स भेजी हैं. लाइट की स्पीड हमारी c होती है, वो हमें डिटर्मिन करनी है. सो यहाँ से जाएंगी, टकरा के वापस आएंगी. इसमें जो टोटल टाइम लिया गया है वो हमारा कितना है, 2 into 10 to the power minus 4 seconds. सो हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. सो वेलोसिटी इज़ गिवन बाई 2d/t. सो 2 into 30 किलोमीटर्स, तो 30,000 आ जाएगा आई थिंक, बिकॉज किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे. एंड यहाँ पे जो हमारा स्पीड है 2 into 10 to the power minus 4, ये 2 कैंसिल कर देगा. यहाँ से कितना आ रहा है हमारा 10 to the power 4 यहाँ आएगा, -4 ऊपर न्यूमिनेटर में जाएगा, तो अगेन +4 हो जाएगा. तो 3 into 10 to the power 8. So this is how we can calculate the speed of the light, though it is a constant value. Now question number 19, draw a graph between the displacement and time of the body executing free vibrations. So free vibration कुछ इस तरह से होगा हमारा, ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ऑफ. अच्छा ओके, सो ये हमारा एक ग्राफ बनेगा. फ्री वाइब्रेशंस का मतलब ये है जो हमारे वाइब्रेशंस होते हैं उनका एम्पलीट्यूड रिड्यूस नहीं होता है. दीज आर जस्ट आइडियल वाइब्रेशंस, नॉट दीज वाइब्रेशंस आर नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. नाउ वेयर कैन अ बॉडी एग्जीक्यूट फ्री वाइब्रेशन. सो फ्री वाइब्रेशन बेसिकली स्पेस में हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ medium is not present in the any air, or resistive forces are not present in the space. So these vibrations can only take place in a space. Now moving question number 20, state the safe limit of sound level in terms of decibel of human hearing. So different values are considered as safe, but in your book I think the value should lie between 40 to 50 dB, though in different books, but in different books the values, the safe values for sound level are different. So now further I will move to question number 20, state the safe limit. Okay, so this level is 40, and sometimes you can also write 50. Name the characteristic of a sound in the relation to its waveform. Characteristics of a sound relation to its waveform. So मतलब जो characteristic waveform पे depend करती है. So this is your waveform. So I think ये आपको waveform जो clear indication देता है lambda के बारे में, and it also gives the information about the frequency. So this is it. I'm closing this particular video. In next video I will be doing the remaining question or rest of the questions of your exercise previous year board examination questions. Thank you very much.